अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज़ एरे और एरे मैनिपुलेशन। इससे पहले जब हमने प्रोग्रामिंग की है उस प्रोग्रामिंग के अंदर हमने सिंपल वेरिएबल्स को डिस्कस किया था, और जहाँ पर हम वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से वैल्यू असाइन करते थे और बाद में वो वैल्यू जो है वो फिर चेंज भी हो जाती थी। जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये वेरिएबल एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को होल्ड कर रहा था, और जब हम उसको चेंज करते थे उसकी पिछली वैल्यू चेंज हो जाती थी। सो वी कैन ओनली हैव अ सिंगल वैल्यू एट अ टाइम। ओके, एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ जहाँ पर आपने कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को जमा करना है, और उन मार्क्स की एवरेज कंप्यूट करके देनी है आपने, और उन मार्क्स का आपने सम रिटर्न करना है। तो आपके पास पहली पॉसिबिलिटी जो अब तक हमने डिस्कशन किया है वो ये है कि आप 5 स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के वो स्टूडेंट्स 5 हैं या वो स्टूडेंट्स 10 हैं, तो आप उनके लिए 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल M1, M2, M3, M4 एंड M5। एंड इफ दिस नंबर इज टू लॉन्ग तो फिर हम इसको इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। जितने मार्क्स चाहिए उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। जस्ट इमेजिन कि अगर अब आपको इस नंबर्स के ऊपर सम करना पड़े, तो आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि वो वेरिएबल्स हैं, कि तो आपका सम का ऑपरेशन कुछ ऐसे होगा: M1 प्लस M2 प्लस M3 plus M4 plus M5 plus and so on. So I don't know, okay, if this number goes to, for example, thousands, तो can you imagine कि उन thousands variables को sum करना इतना आसान होगा? And most importantly, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि वो जितनी वैल्यूज आपने सम की हैं उसमें से मुझे कुछ 6 वैल्यूज अब नहीं चाहिए, उनको निकाल दें, तो वो आप उन 6 वैल्यूज को कैसे निकालेंगे? या आपने जब प्रोग्राम लिखा तो वैल्यूज थाउजेंड्स थी, उसके बाद वो 2000 हो गई, तो आपको उतने वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे, या या जो भी आप उसके ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं। और अब अगर आपसे कहा जाए कि ये 1000 वैल्यू में से मुझे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल दें, तो आपके लिए स्टैंड अलोन वेरिएबल्स के साथ ये सारे का सारा काम करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, और इफ आई वुड से कि वो क्वाइट इम्पॉसिबल, या इम्पॉसिबल है तो इतने फटीक वाला काम है कि आप उसको कर नहीं पाएंगे। हमें एरेज की फॉर्म में एक ऐसी डेटा टाइप मिलती है जिसके अंदर के हम होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। एरे बेसिकली एक कंटिग्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। कंटिग्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का मतलब यह है कि वो मेमोरी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई पड़ी हुई है। तो एरे इज कंटिग्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, जिसमें आपकी एरे जो है वो जो वैल्यूज है वो एक साथ पड़ेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे भी है जैसे कि आपकी क्लासरूम के अंदर चेयर्स पड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ। तो वो अगर मैं, फॉर एग्जांपल, वो 10 चेयर्स एक रो में पड़ी हुई हैं, तो वो 10 की 10 चेयर्स को मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि वो एक एरे है। और अगर मैंने उसको कहीं से स्टार्ट करना हो तो मैं उन चेयर्स को नंबर कर सकता हूँ कि जी चेयर 1 2 3 4 एंड 5। और अगर मैं उसकी, मुझे मालूम है कि मैंने उसको लेफ्ट से रीड करना है, तो अगर मैं किसी को कहूँ कि जी चेयर 5 वाला स्टूडेंट जो वो खड़ा हो जाए, तो इट इज़ क्वाइट ईजी कि जहाँ से नंबरिंग शुरू होती है वहाँ से जो फिफ्थ लोकेशन होगी वहाँ से वो स्टूडेंट जो है वो खड़ा हो जाएगा या रिस्पॉन्ड कर देगा, वट एवर द केस इज। एरेस के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है। मेमोरी के अंदर इट्स जस्ट लाइक अ वेरिएबल, लेकिन ये एक्चुअली वेरिएबल्स का मजमुआ है। इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? इंटीजर एक्स, और उसके अंदर हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और उसके अंदर हम एक वैल्यू डिफाइन करते हैं दैट डिफाइंस एक्चुअली द साइज ऑफ द एरे। तो इसका मतलब है कि इस एरे का जो साइज होगा वो 5 होगा। ये मेमोरी में 5 इंटीजर मेमोरी लोकेशन लेगी। अगर एक इंटीजर मेमोरी लोकेशन मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेती है, तो एरे जिसका साइज 5 है, 5 टाइम्स 4, वो 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है वो कंज्यूम कर रही होगी। अगली बात ये है कि जब हम किसी एरे का एड्रेस मालूम करना चाहते हैं, तो हमेशा हमें स्टार्टिंग एड्रेस मिलता है, यानी फर्स्ट बाइट का एड्रेस मिलता है। और उस केस में फॉर एग्जांपल के अगर हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर ए,
और मैं अगर कहता हूँ सी आउट एड्रेस ऑफ ए, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअली ए का एड्रेस मिलेगा। और इस एड्रेस को हम अगर देखना चाहें तो हमें इस प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। सो ये जो वैल्यू आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली एड्रेस ऑफ ए। सो अब ये एड्रेस पहले बाइट का एड्रेस है और मेमोरी के अंदर उसने 4 बाइट्स कंज्यूम करने हैं। तो अब चूंकि इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो आपके कंपाइलर को मालूम है कि स्टार्टिंग एड्रेस से मैंने 4 बाइट्स रीड करनी है। ये बात करने का मतलब ये है कि बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक एरे है, और अगर मैं इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस भी मालूम करना चाहूँ, तो मुझे इस एरे का भी स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करूँ, तो इस केस के अंदर आपको इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो मिल गया है। सो अब यहाँ से हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस तो मुझे मिल गया। अब इस एरे का टोटल साइज जो है वो 5 बाइट्स है। तो इस एरे को एक्सेस करने के लिए हम इस एरे को यूज करते हैं, उसके नाम को, और उसके साथ एक हम इंडेक्स वैल्यू लेते हैं। सो दिस जीरो एक्चुअली इंडिकेट्स के मैंने इस एरे की जीरोथ लोकेशन को यूज करना है। सो मैंने अगर इसको वैल्यू असाइन करनी है, तो x ऑफ 0 फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 कह देता हूँ, और x ऑफ 1 फॉर एग्जांपल मैं इसको 15 कह देता हूँ। x ऑफ 2 को फॉर एग्जांपल मैं 45 कह देता हूँ। x ऑफ 3 को भी आप कोई वैल्यू असाइन कर दें, फॉर एग्जांपल इट इज़ 43। और इसी तरीके से x ऑफ 4 को आप कोई वैल्यू असाइन कर दें, फॉर एग्जांपल इट इज़ 54। सो मैंने वैल्यू असाइन कर दी। अब आपके कंपाइलर के लिए 1 2 3 4 5 इट वुड बी ट्रीटेड एज 5 डिफरेंट वेरिएबल्स। लेकिन ये इंडेक्सेस क्या इंडिकेट करते हैं? इंडेक्सेस ये इंडिकेट करते हैं कि मुझे एक्स का स्टार्टिंग एड्रेस मालूम है, तो कंपाइलर इनमें से किसी लोकेशन पे कैसे जाएगा। सो कंपाइलर का किसी लोकेशन पे जाने का तरीकाकार ये है कि जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे उसका इंडेक्स नंबर, और उस इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। 4 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? एक्चुअली दैट इज द एड्रेस ऑफ, दैट इज द साइज ऑफ इंटीजर। सो 0 को जब 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। सो स्टार्टिंग एड्रेस में ऐड कर तो वापस स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने उस स्टार्टिंग एड्रेस से 4 बाइट्स रीड करने हैं। लेकिन अगर मैं इस जगह से अगली स्टेटमेंट पे आ जाऊं, तो स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर से कंपाइलर को पता है कि मैंने कहाँ पे जाना है, फर्स्ट लोकेशन पे। तो फर्स्ट को वो 4 से जब मल्टीप्लाई करता है तो आंसर 4 आता है। स्टार्टिंग एड्रेस में जब हम 4 ऐड करते हैं, तो मुझे 4 लोकेशन के बाद का एड्रेस मिल जाता है। सो हम इस लोकेशन के x ऑफ 1 की स्टार्टिंग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दिस इज द वे हाउ योर कंपाइलर फाइंड आउट्स कि अगर एरे का इंडेक्स गिवन है तो उस लोकेशन पे जंप किस तरीके से करना है। सो दिस इज द वे हाउ वी असाइन द वैल्यू। अब इसमें से किसी वैल्यू को अगर प्रिंट करना हो, तो हम x ऑफ फॉर एग्जांपल मैं 2 करता हूं, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर 45 प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स सी द आउटपुट। सो आपको ये आउटपुट जो है वो नजर आ रही है। तो 45 इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। इसी तरीके से अब हमारे लिए ये बहुत हेक्टिक सा काम है। अगर मेरे एरे का साइज अगेन बहुत बड़ा, और आप सोच रहे होंगे कि अगर इसी तरीके से मैनुअली वैल्यूज असाइन करनी है तो फिर हमें इसका फ़ायदा क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे पास लूप्स अवेलेबल हैं। हम लूप्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी साइज़ की एरे के अंदर वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ जी इंटीजर I इज इक्वल्स टू 0 एंड I इज लेस देन 5। 5 इज द साइज ऑफ द एरे, और I प्लस प्लस, और मैं इसके अंदर सी इन करवा लेता हूं x ऑफ I को। तो अब मैं इस एरे के अंदर वैल्यूज इनपुट करवा सकता हूं, क्योंकि मैंने I की फॉर्म में उसको इंडेक्स बताया। इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहेगा और आपको वैल्यू इनपुट होती रहेगी।
सो मेरा ये प्रोग्राम चलता है और मुझसे वैल्यू मांगता है 56, 98, 63, 32, 65। तो 5 वैल्यूज़ पूरी हो गई, एंटर प्रेस किया, मेरी 5 की 5 वैल्यूज़ कंप्लीट हैं। अब अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट जो काम हम करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को आउटपुट करके देखना चाह रहे हैं कि हमारी ये वैल्यू आउटपुट होके कैसे आती है। सो आउटपुट होने के लिए फिर मुझे 4 का लूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटीजर आई आई को मैं दोबारा ले सकता हूँ क्योंकि मैंने लोकली वेरिएबल को यूज़ किया हुआ था। आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, और इसको मैं सी आउट करने जा रहा हूँ। तो सी आउट एक्स ऑफ आई। सो इसके पहले मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ जस्ट टू इंडिकेट के जी नाउ प्रिंटिंग एरे वैल्यूज़ बैकस्लैश एन स्केप सीक्वेंस है जो कि इस वैल्यू को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा। सो इस प्रोग्राम को दोबारा से हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करके हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमें क्या रिजल्ट्स देगा। सो पहली वैल्यू 85, 96, 32, 54 एंड 25। अब जैसे मैं एंटर करूंगा ये सारी वैल्यूज दोबारा से मुझे प्रिंट नजर आ जाएगी, क्योंकि मैंने एंड एल बैक स्लैश एन यूज तो किया पर आई थिंक वो सही तरह से यूज नहीं हुआ। सो तो मेरी वैल्यू मुझे एक ही लाइन के अंदर नज़र आ रही हैं। सो मैं दोबारा से इसको स्केप सीक्वेंस को टेस्ट करते हैं कि आई थिंक बैक स्लैश एन शायद ऐसे यूज़ होता है। एनीवेज लेट्स मेक यूज़ ऑफ एंड एल, और अब मैं इस वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो आई इज इक्वल्स टू 4 एंड आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस माइनस। तो मेरी यही एरे जो है अब रिवर्स फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी, यानी आखिरी इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू पहले प्रिंट होगी और उसके बाद मेरी फिर दूसरी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। सो वापस हम इस प्रोग्राम की आउटपुट को टेस्ट करते हैं। 25, 96, 35, 87, 54। तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले 54 प्रिंट होगा, फिर 87, फिर 35, फिर 96 और फिर 25। सो ये वैल्यू बिल्कुल इस तरीके से प्रिंट आपके सामने हो गई। सो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो के अंदर ये चीज़ सीखी है कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ को आउटपुट करवा सकते हैं, एरे की वैल्यू को किस तरीके से इनपुट और आउटपुट करवा सकते हैं यूजिंग लूप्स। तो अभी एरेज के बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो बाकी हैं, लेकिन अभी फिर वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे कि एरेज के ऊपर मज़ीद मैनिपुलेशन किस तरह की हो सकती है। तो मैंने अभी आपको सिंपली एरे के अंदर इनपुट और आउटपुट करना सिखाया है। अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई कन्फ्यूजन है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।